बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बड़े आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन आम अल्फाज के अंदर से एक लफ्ज -1 का है। ये -1 माजी में देखें तो तकरीबन हर सियासी जमात ही अपने लीडर के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल करती है कि हमें कहा जा रहा है कि हमारे लीडर को साइड पे कर दें तो मामला ठीक हो जाएंगे। हर सियासी जमात ये नहीं बताती आई कि उसके लीडर ने किया क्या। लेकिन अभी हाल में ये -1 का लफ्ज दोबारा इसलिए इस्तेमाल होने लगा क्योंकि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर ऑपोजिशन को ये कहा कि चाहे ये जितना मर्जी -1 करने की कोशिश करें, होना फिर भी वही है जो अभी हो रहा है, यानी एहतसाब होते चले जाना है। इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्या कहा था, जरा एक बार दोबारा आपकी याद दहानी के लिए आपको दिखा देते हैं। वो ये चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन -1 करना चाह रही है, लेकिन ऑपोजिशन इस बात पे इत्तेफाक नहीं करती। वो कहते हैं कि हम -1 नहीं चाहते, हम -all चाहते हैं, यानी पूरी पीटीआई को इक़्तिदार से साइड लाइन कर देना चाहते हैं। अब ये होता है या नहीं होता ये बात अलग है, लेकिन ऑपोजिशन का माइनस अभी से होना शुरू हो गया। कैसे? आज उस्मान बुज़दार साहब, जिनको वसीम अकरम प्लस कहा जाता है इमरान खान साहब की तरफ से, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात किन की हुई? मुलाकात उन लोगों की हुई जो कि PMLN और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वो पार्लियामेंटेरियन, वो लीडरान हैं जो कि ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातों से हैं, यानी 6 अफराद PMLN के और एक शख्सियत जो है वो पीपल्स पार्टी की, उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात करती है। एक तरफ तो ऑपोजिशन ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कमज़ोर हो गई, वीक हो गई और अब तो कुछ ही महीने रह गए हैं। जरदारी साहब भी कह देते हैं कि पंजाब के अंदर तैयारी करें जियाले, अच्छा वक्त आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने लोग उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकातें कर क्यों रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके एंड पे भारत के अंदर जो बर्बरियत, जो जुल्म हो रहा है, उसके हवाले से भी कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कशन की तरफ जाएं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाना चाहूंगी। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं कंवल शौज़ब, MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर हैं। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया कंवल, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सेनेटर आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिटिंग सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया सैन साहब, ज्वाइन किया आपने। इसके अलावा रुमीना खुर्शीद आलम साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तीनों का बहुत शुक्रिया। रुमीना, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। 6 PMLN के पार्लियामेंट्री लीडर्स, वो लीडर्स जो कि आपको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उस्मान बुज़दार साहब के पास जाके मिल रहे हैं। क्या हो रहा है PMLN में? मैं तो समझी थी आप लोग -1 करने लगे, ये -6 आप लोगों का हो रहा है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अनीका अपने प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए, बात यह है कि कुछ गंदे अंडों को आदत होती है उछलने की, ठीक है? तो वो पहले भी इतनी कोई खास बुनियादी हैसियत नहीं रखते थे, तो अब तो वो जाहिर है इस काम के बाद तो बिल्कुल ही हैसियत नहीं रखेंगे। और 5-6 लोगों के इधर उधर हो जाने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उनके खिलाफ जो भी है पार्टी एक्शन लिया जाएगा और डेफिनेटली जो स्पोक्स पर्सन है वो जो भी उनके बारे में क्राइटेरिया होगा, जो भी होगा, वो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द नजर आ जाएगा। ना करें रुमीना, देखिए, जब कोई बाहर जा रहा होता तो उसे कहते हैं ये गंदे अंडे थे, ये अनइम्पोर्टेंट थे, ये जो है वो इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाते हुए को तो हर कोई ये कहता है ना। PTI भी जावेद हाशमी साहब को यही कह रही थी कि जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनके, तो जाते हुए तो ना बुरा भला कहे ना उन्हें। वो हो सकता है जा ना रहे हो सकता है वो आप लोगों की दोस्ती कराना चाह रहे हो बुज़दार साहब से। अनीका, लेट मी करेक्ट, जावेद हाशमी साहब और इन लोगों में बहुत फर्क है, ठीक है? जावेद हाशमी साहब, मैं समझती हूँ कि इंसान किसी वक्त कोई वक्त ऐसा आता है कि चले इंसान बहक जाता है और वो समझते हैं कि कहीं पे कोई नजरियात का फर्क या कहीं पे कोई फर्क आ जाता है। लेकिन जावेद हाशमी साहब को और इन लोगों को आपस में मिलाना जो है ना, ये इसी तरह है कि जैसे वसीम अकरम प्लस और बुज़दार को मिला दिया जाए, ठीक है? लेकिन अब मिलाया जाता है तो अब हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं फिर दोबारा ये कहूंगी कि जो जिसने जाना है वो चला जाए, उनके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं बरमला बड़े एतमाद के साथ इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी जमात जो है वो आज भी, मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह अगर इलेक्शन हो तो आई नो के जो लीड है वो किसको मिलेगी। हाँ, अगर सिलेक्टेड ना हो तो वो और बात है। राइट रुमीना, मैं सेनेटर साहब की तरफ जाऊंगी। सेनेटर साहब, मैं अभी रुमीना साहिबा के सामने उनके -6 रख रही थी, एक -1 आप लोगों की तरफ से भी हो रहा है।
आपके पंजाब असेंबली के लोग बुज़दार साहब से जाके मुलाकातें करें, तो वही बुज़दार साहब हैं जो आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते। देखिए जी, पहली बात तो वसीम अकरम प्लस जो है वहाँ पे काम तो कर रहे हैं। ये मुलाकातें गुड फेथ में भी होती हैं, बाज़ औक़ात हम सियासी लोग आपस में मिलते रहते हैं। अब ये तो गजनफर साहब से मालूम किया जाएगा कि वो किस सेंस में उनसे मिले हैं, आया कोई ज़ाती ताल्लुकदारी पे मिले हैं या उनको कोई काम है। मेरे ख्याल में जिसको थोड़ी बहुत भी अक्ल होगी तो वो समझ रहा होगा कि वसीम अकरम प्लस से और बोजार साहब से मिल के वो क्या करेंगे। उनके अपने लोग जो नाला हैं और बड़ी तादाद में वो अपोजिशन की पार्टियों से राब्ते में हैं, और वो टॉक शो के अंदर उनके लोग भी और ऐवान के अंदर भी वो जिस तरह अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, उनकी इत्तेहादी पार्टियां अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं, तो हो सकता है काउंटर करने की कोई कोशिश की जा रही हो। मगर मेरे ख्याल में कोई भी ज़ी-शऊर आदमी अगर इस सेंस में वहां पर जा रहा होगा तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। अच्छा, ये आपने बड़ी मजे की बात की है कि बहुत सारे हुकूमती लोग अपोजिशन की जमातों से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो या आप लोगों के लोग कहाँ से हुकूमत से कांटेक्ट करने लग गए? सेनेटर साहब ये बताएं, ये हुकूमती लोग हैं कौन जो अपोजिशन से कांटेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये वही हैं जो जिनके बारे में खान साहब कहते थे कि मैं कभी भी आजाद अराकीन को नहीं लूंगा और वो करप्शन का सबब बनते हैं, ये सारे बनते हैं। और ये जो गवर्नमेंट में इनके साथ कुछ लोग बैठे हैं, ये इनके नजरियाती लोग तो है नहीं या इनकी पार्टी से ताल्लुक तो नहीं है। हुकूमत बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रेशर था, कुछ लोग प्रेशर में आ जाते हैं, फिर उस टाइम चले जाते हैं। बाद में उनको एहसास होता है, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे दोस्त हैं अच्छा, जो नाला है इनसे। अच्छा, आपने कहा कि सुबह का भूला हुआ शाम को आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, और अगर वो भूली हुई हो तो आप वो भी कबूल कर लेंगे सेनेटर साहब पीपल्स पार्टी में? कुछ मैंने सुना है कि कुछ खातीन या एक खातून भी है जो कि पीपल्स पार्टी से कांटेक्ट कर रही हैं वापस आने के लिए। ये आपके अपने सोर्सेज होंगे, तो आपने एक का नाम लिया, मैंने काफी दोस्तों का नाम लिया, एक और काफी में फिर शायद सारे मिक्स हो सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आजिज तामर साहब, एक और सवाल जो उठता है वो ये कि एक जगह पर लीडर्स की आपस में बन नहीं रही। खान साहब बिलावल साहब का अनफॉर्चुनेटली मजाक उड़ाते हैं और बिलावल साहब अनफॉर्चुनेटली खान साहब के हवाले से बड़ी तुंदो तेज किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये टॉप लीडर्स की नहीं बन रही। ये तो आपको सराहना चाहिए ना कि देखें पंजाब असेंबली के अरकान की सारी जमातों की आपस में बन रही है, अच्छी बात है। PMLN भी मिल रही है, पीपल्स पार्टी भी मिल रही है बुज़दार साहब से। देखिए, बोजार साहब की इम्पोर्टेंस नहीं है इतनी ना। बोजार साहब तो अब मिसाल के तौर पर अगर हम ये बात करें कि खान साहब को एक तो इस पे गुस्सा है कि लॉकडाउन क्यों किया गया, और लॉकडाउन मतलब एक आप नाम लेंगे तो मूड खराब हो जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब का ना, मगर उसके बावजूद उनके अंदर में रहने वाले बोजार साहब ने लॉकडाउन किया। अब ये खान साहब के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि बोजार साहब ने किसके कहने पे लॉकडाउन किया, सिंध को किस तरह उन्होंने फॉलो किया, या कोई दूसरी चीजें थी। तो इसलिए खान साहब खुद डरे हुए हैं बोजार साहब से कि ये कौन है आखिर जो बोजार साहब से इस तरह के काम करवा रहे हैं। सब्सिडी का मामला देखें, इनके घर के अंदर झगड़े चल रहे हैं बहुत सारे। और जहां तक वजीर आजम की नकल उतारने की बात है, तो देखें ये इंटरनेशनली वजीर आजम की खुद जो है, मैं दूसरा लफ्ज तो मुझे हार्ड आ रहा है जहन में, वो नहीं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर खुद उनकी नफी हुई है इनके मौकूफ की कि अगर वजीर आजम को बताने के लिए और कुछ ना हो, जब मुल्क इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा हो, मुआशी क्राइसिस से हो, मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ी हों, और वजीर आजम को यह तक पता नहीं है कि ओगरा की परमिशन के बगैर ये पेट्रोल की कीमतें किस तरह बढ़ी, ये सारी चीजें वजीर आजम को कर देनी चाहिए थी। PIA के हवाले से जो ऐसे सवाल थे जो बताने थे वजीर आजम को, और वो हेल्थ मिनिस्टर है, उनको बताना था कि दवाइयों की कीमतें कब कंट्रोल करेगा क्योंकि वो बढ़ चुकी हैं बहुत ज्यादा। उन्होंने एक वजीर को हटा दिया था। कोरोना के हवाले से वजीर आजम को काफी चीजें को उनको इत्मीनान में लेनी थी, मगर उसको बताने के लिए अच्छा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है वो खुद वजीर आजम को इतना परेशान किए हुए हैं, वो इतने घबराए हुए हैं कि वो उसी ऐवान के अंदर खातमुन नबीन ना कह सकें, स्पीकर के कहने के बावजूद ना कह सके, मगर उनको बिलावल भुट्टो जरदारी की नकल उतारने के लिए टाइम है। तो ये खुद अपने ओहदा जो है प्राइम मिनिस्टर का, उसकी नफी कर रहे हैं, उनकी इज्जत को कम कर रहे हैं कि अब वजीर आजम को कोई काम नहीं रहा सिवाय 5 जमात में पढ़ने वाले बच्चे जिस तरह क्लासरूम में एक दूसरे की नकलें उतारते हैं। अब तो बच्चों को भी शायद अकल आ गई है सोशल मीडिया के बाद कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी है। तो अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो उन्हें कर देने चाहिए। अच्छा, हरकत भी कौन सी कि बिलावल भुट्टो साहब के इस बात पे उनको इतराज है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है।
अरे भाई ये तो नेचुरली चीज है, बारिश होगी तो पानी होगा, और ज्यादा बारिश होगी तो और ज्यादा पानी होगा। मगर प्राइम मिनिस्टर जिस तरह लॉकडाउन पे यकीन नहीं रखते, बिलावल साहब के इस मौकफ से भी यकीन नहीं रखते कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब की डिक्शनरी में ये लिखा हुआ हो कि बगैर बारिश के पानी आता होगा, मगर हम तो समझते हैं कि बारिश होता ही तो पानी आता है। राइट, चले ठीक है सैनी साहब, मैं कमल की तरफ जाना चाहूंगी। आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। कमल, जिनसे मुलाकात हुई है वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की, वो तो ये लोग कह रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ना तो PPMLN के वो लोग ज़रूरी हैं, ना पीपल्स पार्टी के लोग ज़रूरी हैं। आप लोगों ने अगर तोड़ने ही थे लोग तो ज़रा अहम लोगों को तो तोड़ते। थैंक यू वेरी मच। अनिका, इनकी आप सिर्फ बातें सुनती जाएं, टूटे हुए तो ये अंदर से भी हैं। बज़ाहिर अब बेचारे अपने आप को कंपोज कर रहे हैं, थोड़ी सी उनका भरम रखने दें, ऐसे ही कहेंगे। आपने वो उर्फ़े आम में एक सुनी होगी, ज़रबुल मिसल कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। या वो अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रेप्स आर सार, आई विल नॉट ईट देम। तो जो आ रहे हैं वो तो वाकई किसी काम की नहीं है, उनको तो इनको टेंशन ही नहीं उनकी लेनी चाहिए। और उनके पीछे पीछे जो बाकी आने हैं, जब शिराजा बिखरना शुरू होगा और जब लाइन लगनी शुरू होती है तो फिर इसी किस्म की बातें होती हैं। तो सुनते जाएं और देखते जाएं और आगे आगे देखिए फिर होता है क्या। अच्छा, आप कह रही हैं लाइन लगने वाली है, ये कौन सी लाइन लगने वाली है कमल? और भी लोग हैं? देखिए वो पंजाबी का एक गाना है, मैं इनके लिए थोड़ा सा चेंज किया गया, माइनस माइनस कर दी नहीं मैं आप ही माइनस हुई। आपको पता है ना, मैथ्स का बहुत जबरदस्त असूल है कि 2 माइनसेस मेक्स 1 प्लस। तो अब बहुत सारे माइनसेस जो प्लस होने लगे हैं, जिनको ये माइनस करना चाह रहे थे, वहां पे वो जाके माइनस प्लस होना शुरू हो गए। सो दिस इज अ फॉर्मूला एंड इट इज वेरी मच एप्लीकेबल ऑन दी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। और आज तक याद रखें, कभी किसी ने हुकूमत को नहीं छोड़ा, हमेशा टूटती फूटती हुई ऑपोजिशन को ही लोग छोड़ते हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक पहले भी बना था पंजाब में, पहले भी अता तारड़ साहब ज़ेरे ताब आए थे कि वो बहुत आगे वाले जो हैं वो अपीज करने वाले उनमें शामिल हैं, और वो उनको ऊपर से ला के बिठा दिया गया है। इसलिए बहुत सारे रिस्पेक्टेबल इनके जो लोग थे वो निकल रहे थे, फिर इन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको इकट्ठा किया। और हर दूसरे दिन जो खबर ये निकाल देते हैं कि जी हुकूमत जाने वाली है, दूसरे आने वाले हैं। बाहर से कोरोना से मुकाबला करने के लिए जो खादिम आला साहब वापस तशरीफ लाए थे, वो किसी वजह से लाए थे, क्योंकि रुमीना ने ठीक कहा कि घर का भेदी लंका ढाता है। तो घर क्या भेदी, क्या घर की भतीजी अगर लंका ढाना शुरू कर दे तो चचा को तो वापस आना पड़ता है। और उसमें प्रॉब्लम सारी होती है कि घर की भतीजी जो है वो पूरी मुस्लिम लीग नून को ही ढाने को तैयार हो गई है। वो चली थी मुस्लिम लीग एम बनाने। तो फिर इसीलिए जो खादिम आला साहब है वो भागे भागे आए, उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगा तो शायद लोग मेरे जो उड़ने को तैयार है परिंदे वो वापस रुक जाएंगे। तो अब तो ये सीन चेंज हो रहा है। और दूसरा, जो बजट पे इन्होंने स्पेकुलेशन की हुई थी, इनको पता भी था कि इनके साथ बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने शोशा छोड़ा और मुंह खाई। और वो टाइम आप देखें, जिस वक्त स्पीकर साहब ने अनाउंस किया कि ट्रेजरी बेंचेस पे कितने लोग हैं और अपोजिशन, उस वक्त का वो क्लिप जरूर दिखाएं, वो जो चेहरों पे वो उदासी और वो जो धुंध छाई। अच्छा, लेकिन कमल मुझे एक बात तो बता देना, आप कह रही हैं कि जो मामलात हैं वो इनके खुद ही के खराब हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो जो मुहावरा आपने पहले कहा, उसके बाद फिर एक मुहावरा रुमीना ने यूज़ किया जिसका आपने जवाब तो दे दिया, लेकिन क्या बेहतर ना होता कि अपने मामलात विद इन द पार्टी सॉल्व कर लिए जाते? आप लोगों ने खुद ही चांस दिया ना ऑपोजिशन को बात करने का कि तो जानने वाले हैं, इनके पास तो वक्त कम है, -1 होने वाला है, माइनस PTI चाहिए। आपके अपने घर से कोई लोग ना बोलते ये बात, तो फिर क्या जरूरत थी इनको बात करने की? देखिए जी, जमहूरियत है, उसमें लोग बात कर सकते हैं। बात को बाय किया गया या नहीं किया गया वो एक अलग मैटर है, मगर मैं उस जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं उनको मैं बाय नहीं करती थी कि 99% लोग एक तरफ बात करें और एक बंदा कोई अलग बात कर रहा होता है, तो जाहिर है वो माइनॉरिटी की आवाज को हम उस तरीके से रेट नहीं करते और ना हम उसको बाय करते हैं। लेकिन ये है कि वो जिसकी बात को ये रेफरेंस बनाते हैं फवाद चौधरी साहब को, वो तो इनके बारे में बहुत कुछ कहते रहे हैं। ये अपनी मर्जी की बातें बीच में से निकाल लेते हैं। अगर उनको ये इतना बड़ा पीर मानते हैं और उनकी सारी बातें मानते हैं, तो जो वो इनके बारे में कहते रहे उसको भी उसी तरह माने।
तो ये तो खुला तजाद है ना कि अपनी मर्जी का स्टेटमेंट को निकाल के कहना कि वो देखो वो ये कह रहा है, तो जो कह रहा है फिर सारा कुछ ही उसी तरह माने, हम तो नहीं मान रहे उस बात को। राइट, ठीक, चलिए मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं कि -1 किसका हो रहा है, -6 किसके हो रहे हैं और कौन किसको गिराना चाह रहा है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस्मान बुज़दार साहब से जो मुलाकातें हो रही हैं आजकल। पहले तो हम लोग हुकूमत के गिरने की खबरें सुन रहे थे, अब कहीं अपोजिशन को मसला ही ना हो जाए, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। तो कमल मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप लोग कहते हैं कि खान साहब जो हैं बड़े कनेक्टेड हैं अपने पार्लियामेंटेरियन से, बहुत ज़्यादा उनका राब्ता रहता है। जब नेशनल असेंबली के अंदर खान साहब आते हैं तो एक लंबी कतार लग जाती है पार्लियामेंटेरियंस की उनसे मुलाकात करने के लिए। रुमीना कह रही हैं कि उनकी नज़र में ये इसलिए है क्योंकि एक गैप जो पार्लियामेंटेरियंस और लीडर के बीच में वो बहुत बढ़ चुका है। इज दैट करेक्ट? डू यू अग्री टू दैट और डू यू डिसएग्री? देखिए, मुझे रुमीना से हमदर्दी है इसलिए कि इनके जो आया करते थे ना लीडर साहब आगे बैठने के लिए, वो थे एक डिक्टेटर की औलाद और उनका एक शाही निजाम था। उनसे तो 5-5 साल एमएनएस ने हाथ नहीं कभी मिलाया, किसी की जुर्रत नहीं होती थी मियां साहब अगर आगे बैठे हैं तो कोई नजदीक चला जाए। वजीर आजम इमरान खान एक डेमोक्रेट हैं, हम 10 दफा भी उनसे मिलते हैं तो जब वो अंदर आते हैं हमें उनसे इतनी मोहब्बत भी है और इतना हम चाहते हैं कि हम उनके साथ बातचीत करें कि फिर दोबारा लोग सब उनके पास जाते हैं और जो जाता है उनको वो एंटरटेन करते हैं। तो इनके में और हमारी पार्टी में ये बहुत बड़ा फर्क है। हमारा एक जमहूरी लीडर है, वो अपनी स्ट्रगल करके आया है, वो उसके अंदर इंसानियत है, उसके अंदर पोलाइटनेस है, उसके अंदर हम्बलनेस है और वो लोगों की बात जितनी दफा भी उनके पास जाए वो सुनते हैं। इन लोगों के लिए ये जरा यूनिक फार्मूला है क्योंकि यहाँ पे तो है जनाब एक फैमिली की हुकूमत जिसकी सारे करते हैं गुलामी, तो जो जरा ज्यादा हाई लेवल के गुलाम है वो तो उनके साथ बैठ जाते थे, बाकियों को तो जरूरत भी नहीं होती थी आगे आने की। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, जमहूरी रिवायात है और हम अपने लीडर से 1000 दफा मिलके भी फिर हमारा दिल करता है कि हम उनसे मिले और वो अपने तमाम एमएनए से इन कांटेक्ट भी हैं, उनसे मिलते भी हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी में अगर कोई हार्श बात करे या कोई तनकीद सख्त से सख्त करे वो तब भी सुनते हैं, क्योंकि इस मुल्क में मैं आपको डंके की चोट पे कह रही हूँ कि अभी जमहूरियत को आए हुए 22 महीने हुए टोटल, असल जमहूरियत को आए हुए और एक जमहूरी लीडर को आए हुए। इससे पहले तक सिर्फ जमहूरियत का नाम बदनाम किया जा रहा था, जमहूरियत से। राइट कमल, ठीक। रुमीना जरा -1 की बात करते हैं। ये क्या पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी मिलकर स्पीकर साहब को माइनस करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि देखें हमारी इतनी ताकत है और हम लोग स्पीकर कौमी असेंबली को साइड पे कर सकते हैं? क्योंकि चाहे हम गोइयां बड़े दिन से चल रही है, कोई तकरीबन आधा हफ्ता हो गया ये बात चल रही है कि पहले इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये दिखाया जाएगा कि देखें हम स्पीकर को साइड पे कर सकते हैं, हम आप तक भी आ सकते हैं। देखिए, जहां तक -1 का फॉर्मूला चाहे स्पीकर के लिए हो चाहे वजीर आजम के लिए हो, सबसे पहली बात तो है कि -1 की बात की किसने है? वजीर आजम ने खुद की है, यानी कि उनके अपने दिमाग में कहीं फॉर्मूला कहीं होगा, जो तरीकाकार में उनके आ गया होगा किसी उसमें, तो उन्होंने कहा, हम लोगों ने नहीं कहा था, ये उन्होंने खुद पहले कहा। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा होता भी है तो लेट इट बी, इसमें घबराने वाली या घबराना नहीं है, जो कि खुद वजीर आजम फरमाते हैं कि घबराना नहीं है, सुकून कब्र में मिलेगा। तो लेट्स सी उनको कब मिलेगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त अगर ऐसा कुछ होता भी है तो लेट ऑल द पार्टीज डिसाइड, और जो भी एपीसी का फैसला होगा, जिस तरह से चीजें होंगी तो वो नजर आ जाएंगी। अगर उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो वो वहीं रहेंगे, अगर नहीं होगी तो खत्म हो जाएगी ये बात। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात है। ये लास्ट टाइम जब हम भी गवर्नमेंट में थे और ये ऑपोजिशन में थे तो बहुत ज्यादा चहमुखी आती थी। अच्छा, अमूमन हमने हुकूमत में फॉरवर्ड ब्लॉक बनते देखा है, हमने हुकूमती जमातों के अंदर कशमकश देखी है। यहाँ भी एक इमेज ऐसा फवाद चौधरी साहब की बात से लगा था कि जैसे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की सिचुएशन डेवलप हो रही है, लेकिन उसे आपकी नज़र में मैनेज कर लिया है पीटीआई ने? क्योंकि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने अशाइया भी रखा, उसके अंदर मुलाकातें भी हुई, फिर मुलाकातों के साथ साथ अब सारे के सारे कैबिनेट मेंबर्स वो भी खामोश हो गए। डू यू थिंक दैट हैज़ बीन मैनेज जो कि होने जा रहा था? देखिए अनीका, मैनेज तो यू नो द पॉलिटिक्स इज अ थिंग कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनी।
इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल थिंग, ठीक है, इसमें आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जहां तक बात है नाराज अरकान और माने हुए अरकान, तो ये चीज तो हमने देखी, इवन के बजट वाले दिन भी हम देख रहे थे कि कोई यहाँ पे भाग रहा है, कोई वहां पे भाग रहा है, अपनी फाइल पकड़ के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो इट मीन्स के लालच देके जो है वो लोगों को रोका गया है, और हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अच्छा, ये देखा। तो बताइए कौन भाग रहा था? आपने तो पार्लियामेंट का आंखों देखा हाल है, ये तो बताएं कौन भाग रहा था, किसके पीछे? वहां पे अब मैं क्या छोड़े नाम लेना, वो आप स्क्रीन वगैरह वो अगर आप प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ना ये पहेली ना छोड़े रुमीना। बड़े बड़े लोग जो थे वो यही कर रहे थे, और आप देखिए उनमें से कुछ अरकान ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कहा कि खुदा के लिए मुझे फांसी दे दो, लेकिन मेरे हल्के के लिए कुछ कर दो। तो ये तो आलम है वहां पर। और फिर हमने ये देखा कि वो जो कहते हैं कि हमारा बड़ा राब्ता है जी अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपने इमरान खान साहब के साथ, जो कि सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमने यहाँ तक देखा कि वो जब आके बैठ ही गए थे गलती से, वो जो ट्विटर के प्राइम मिनिस्टर है, वो जब निकल के पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश में आए, तो उनके अरकानों की लाइन लगी थी कोविड के बावजूद, देयर वाज नो सोशल डिस्टेंस, और वो आके उनसे बात कर रहे थे। तो ये इस चीज की डेस्परेशन को भी जाहिर करता है कि उनका और उनके पार्लियामेंट के अरकान का आपस में कितना गैप था। और जो शाइया उन्होंने दिया उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज किया आने पे। तो अब ये है कि अपने लोगों को कुछ ले दे के कर लिया, तो लेट्स सी। और लेने देने वाले जिनको आप इल्जाम लगाते थे कि ये लेने देने वाले हैं, जहांगीर खान तरीन साहब, वो तो अभी इधर है नहीं, वो तो लंदन में बैठे हुए हैं। तो आप कैसे कह रही हैं ले दे के कर लिया? किसने लिया दिया होगा? अभी तो सिर्फ झूठे दिखौसले दिए होंगे कि हाँ जी आपको ये स्कीम मिल जाएगी, आपको वो स्कीम मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो अभी यही दिया होगा। दूसरी बात ये कि जहांगीर तरीन चले गए, लेकिन और भी काफी लोग हैं अभी जो, क्योंकि आप देखिए अगर हम पीटीआई की पॉलिसीज पर अगर गौर करें तो हमेशा उनकी पॉलिसीज में अनीका बड़े मगरमच्छों को फायदा है। आपने कहाँ देखा कि उनकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नजर आई हो जिसके अंदर हमने ये देखा हो कि जो छोटा तबका है उसको फर्क पड़ा हो, छोटे तबके को रिलीफ मिला हो, एसएमई सेक्टर्स को रिलीफ मिला हो। ज्यादातर चीजें जो सी हैं वो बड़े बड़े मगरमच्छों को फायदा देती है। तो डेफिनेटली वो तभी फायदे मिलते हैं कि जब आप डेविस जाते हैं तो पता चलता है कि आपके दोस्त जो है वो बड़े बड़े खर्चे करते हैं। तो फिर जो बड़े बड़े खर्चे करते हैं फिर वो बड़े बड़े फायदे भी लेते हैं, फिर लेन देन तो चलता है ना ऐसे कामों में। राइट। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जहांगीर खान तरीन साहब के लंदन जाने की, तो जाते जाते ये भी बता दें रुमीना कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं फिर? देखिए अनीका, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी अता फरमाए। मेरे लीडर हैं और वो एक ऐसा लीडर जिस पे मुझे फख्र है। और आज मैं समझती हूँ कि पार्टी और पाकिस्तान में जो मेरी शनाख्त है वो मेरे पार्टी और मेरे लीडर की वजह से है। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको सेहत दें तो वो जरूर वापस आएंगे। जिस तरह लोग, आपको भी याद होगा, कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, और इससे पहले मरियम बीबी और मियाँ साहब जब गए थे, जब बेगम कुलसूम साहिबा जो है मरहूम बीमार थी, तो तब भी कहते थे कि वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपने देखा वो तब भी वापस आए। और इंशाल्लाह जैसे ही उनकी सेहत इजाजत देगी वो जरूर वापस आएंगे। वो इस कौम के लीडर हैं, ना वो पहले इस कौम से दूर थे ना अब दूर हैं, लेकिन सेहत जो है वो हमारी पार्टी की ये प्रायोरिटी है कि वो जब तक ठीक नहीं होते उनको अपना इलाज मुकम्मल किया जाना चाहिए। अच्छा, आप फरमा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब लीडर हैं, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है मुल्क के पास। दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। बस इतना ही समझती हैं आप इस बात को? I give him a much more importance. राइट, ठीक हो गया रुमीना। सेनेटर साहब की तरफ चलते हैं। सेनेटर साहब, -1 की बात पहले से भी चल रही थी, फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पे वजीर आजम साहब ने भी कर दी थी। उसके बाद फिर आपको पता है, आपके नॉलेज में है ये सारी बात के मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शुरू से यही बात कर रहे थे। उनसे कुछ वादे भी किए गए थे जो वो कहते हैं कि उनसे किए गए थे। आजिज धामरा साहब, क्या ऑपोजिशन की जमातें मिलकर किसी भी किस्म का -1 करने की तैयारी कर रही हैं या नहीं? देखें, कम से कम पीपुल्स पार्टी जो है वो -1 की बात नहीं कहती। पीपुल्स पार्टी पीटीआई की सारी हुकूमत को जवाबदार समझती है इस सारे सिस्टम में। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर -1 वाली बात पे पता नहीं क्यों परेशान है। बाकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो आपको याद होगा अभी जो शामून कुरैशी ने जो स्पीच की, क्या अगर आप ये क्लिप अभी चलाएं और आम शहरियों को आप लें, वो बताएंगे कि ये एक वजीर खारजा साहब और सीनियर पॉलिटिशियन की स्पीच हो रही है फ्लोर पे। वो तो इन पे एक जूनियर लोग हैं, वो तकरीरें करते हैं तो बात समझ में आती है।
मगर जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ताने बाने वाली तकरीरें कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर, तो ये एक साजिश जरूर थी, पीटीआई के अंदर साजिश थी जिसका पर्दा चाक किया था बिलावल भुट्टो साहब ने, कि उन्होंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी के अंदर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ साजिश में मसरूफ है और शायद वो उनको तब्दील कराने की किसी साजिशों में मसरूफ है। तो वो गुस्सा था जो उन्होंने दिखाया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर शाह जी ने। मगर इमरान खान भी अब शायद समझ रहे हैं कि इंट्रा पार्टी और कैबिनेट के अंदर ऐसी साजिशें हो रही हैं जिसको शायद उनके खिलाफ कोई गहरी साजिश हो रही है। ये अपोजिशन नहीं कह रही, ये इनके वुज़रा एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात दे रहे हैं इंटरव्यू की सूरत में, सोशल मीडिया की सूरत में, टॉक शो के अंदर आके जो कहते हैं, तो मेरे ख्याल में वजीर आजम घबराए हुए हैं अपनी पार्टी से, अपनी काबीना से। वो इन्होंने जरा बात कर दी घुमा के अपोजिशन के ऊपर, ताकि ये डाइवर्ट कर सकें अपनी पार्टी के अंदर होने वाली किसी साजिशी सरगर्मियों से। राइट। अच्छा, वैसे आजिज धामरा साहब, आपकी सियासी बसीरत क्या बताती है कि हमेशा से पीपल्स पार्टी भी कहती है, पीएमएलएन ने भी अपने दौर में यही कहा कि 5 साल मुकम्मल होने चाहिए। क्या इस हुकूमत के भी 5 साल मुकम्मल नहीं होने चाहिए? क्या इस हुकूमत को भी राइट नहीं है कि अपने 5 साल मुकम्मल करे और उसके बाद फिर जवाब दे किसी चीज की? जी देखें, अपोजिशन जो है वो मैच्योर है, और अपोजिशन इस तरह मैच्योर है कि आपको याद होगा कि असेंबली के फर्स्ट जो सेशन की जो स्पीचेस थी, लीडर ऑफ अपोजिशन की हो, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हो या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हो, उन्होंने बिल्कुल ये बात कही थी कि हम मईशत पे इनसे सीओडी करने के लिए तैयार हैं। इनको बात समझ में नहीं आई, और बिलावल भुट्टो साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप मुल्क की तरक्की लिए काम करेंगे तो कदम बढ़ाएं, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। उस बात की भी मजाक उड़ाई गई। तो देखिए, ये मैच्योर अपोजिशन का सामना है इमरान खान को। जहां तक टेन्योर से पहले की बात कर दी थी, तो वो तो मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि खान साहब हम आपको नहीं गिराएंगे, आप खुद गिरेंगे। तो गिरेंगे ये खुद, गिराएंगे ये खुद साजिश करके एक दूसरे को। इसलिए अगर वक्त से पहले अगर इस मुल्क में इंतखाबात होते हैं या इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब होती है, तो वो इनके घर के झगड़े की वजह से होगी। अदरवाइज अपोजिशन को कोई जल्दी नहीं है। अपोजिशन ये जरूर कहती है कि आपने अवाम का तेल निकाल दिया है, अवाम सख्त परेशान है, पूरा मुल्क की इकोनॉमी सफर कर रही है इनकी नाअहली, कोताहियों और नालायकियों की वजह से। मगर उसके बावजूद हम कहते हैं कि हम इनको उंगली कटाकर शहीदों की लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहते हैं। अलबत्ता ये जरूर गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं अपनी साथियों, अपने लोगों के हाथों। गॉट योर पॉइंट। कमल, ये बताएं, अभी मुझे एक बात बताएं, ये सेनेटर साहब कह रहे हैं कि आपके आने से कोई छोटे तबके को फायदा नहीं हुआ। आप लोगों के इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे अमीर लोग हैं। अमीरों को नवाजने के लिए हुकूमत, अमीरों को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत है। उनकी नज़र में आप छोटे तबके, यानी उस तबके के लिए जो कि असल में हकदार है हर लीडर की अटेंशन का, उसकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं। महंगाई भी कुछ ऐसा ही बता रही है कमल, अनफॉर्चुनेटली। देखिए जी, इनकी बात को तो मैं इसलिए क्रेडिबल नहीं समझती हूँ क्योंकि ये जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो तो है ही लॉर्ड्स की पार्टी, लैंड लॉर्ड्स और लैंड ग्रैबर्स की पार्टी, आई एम सॉरी टू से, और वडेरों की पार्टी है। इनकी तो अपने प्रॉब्लम ये है कि 11 यूसीओ का डेटा तक नहीं दे सके सिंध में, 12 साल हो गए हैं। जिन यूसीओ में इनके बकौल इन्होंने लिस्टें दी हैं कि हमने राशन तकसीम कराया, वहां पे यूसीओ में जाके लोगों ने माइक लेके उनसे इंटरव्यू किया तो हर बंदा कह रहा है कि भाई किसको देके गए और कब देके गए हो। हमारी जो पॉलिसीज है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कैसे नहीं है। एहसास प्रोग्राम में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुआ, किसको हुआ? बेबी साहब तो कहते हैं कि कैश मुझे दे दो, मैं खुद बांटता रहूंगा। हमने नहीं दिया, हमने आवाम तक पहुंचाया है। नहीं, वो तो कहते हैं कि ये एहसास आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम चेंज करके रख दिया है, बस नाम चेंज है, बात हुई है। इनकम सपोर्ट उसमें से एक कंपोनेंट है, नाम चेंज नहीं किया। बेनजीर इज वन कंपोनेंट। एहसास प्रोग्राम में 125 के करीब प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज वन कंपोनेंट ऑफ इट। उसका नाम बिल्कुल नहीं बदला, बड़ा एक कर दिया छतरी के नीचे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो स्कैटर्ड थे वो सारे एक एहसास के अंडर आ गए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, 85 लाख तो खाली इनके सिंध में जो बिल्कुल गरीब, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग थे, उनके हाथों में पैसा गया, जहां पे मुख्तलिफ लोगों ने उनसे खींचातानी करने की कोशिश की। किसी को 12,000 मिल रहा है तो 11 पकड़ा रहे हैं, तो और वहां पर देखे अटैक्स भी होते रहे। जो हमने यहाँ पे पनाहगाहें बनाई, इन्होंने आज तक बनाई है सिंध में? या सिंध में तो आज तक एम्बुलेंस की सर्विस नहीं दे सके हैं, कोई सरकारी एम्बुलेंस नहीं है वहां पे छिपा। और अगर ईदी साहब की मेहरबानी ना हो तो वहां तो लोग पड़े रहते हैं। ठट्ठा में 7 बच्चों को वो खोता गाड़ी पर डाल के लेकर आए, खुदा का नाम माने। आप दिखा देते हमें
ठीक आप है। हमें गड़ी खुदा बख्श में या लाड़काने में दिखा देना मॉडल विलेज जिसमें आम आवाम को फायदा हो रहा है, जहाँ कुत्ते काटे से लोग कुत्ते बमोड़ के गरीबों का बेड़ा गर्क नहीं कर रहे। आप हमें थर में दिखा दें कि गरीब लोगों के साथ आपने क्या सलूक किया सही है। है। आप हमें दिखाएं जहाँ पे गंदम चोरी करते हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप। 12 सालों से वट वडेरों की पार्टी ने अगर आवाम को कोई फायदा पहुंचाया हो, फिर आप हमारे पे उंगलियां उठाएं। हमारा तो हर पॉलिसी जो है वो है ही आवाम के लिए और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। इंशाल्लाह ताला कोविड-19 से हम निकलते हैं, आप देखेंगे मईशत भी जाएगी ऊपर और हम अपनी गरीब आवाम जो अनफॉर्चुनेटली और ज्यादा लोग गरीब हो गए, उनको इस गुर्बत के साइकिल से ही निकालना हमारा मेन एफर्ट है। राइट। इमरान खान साहब जब खड़े होके बात करते हैं या पॉलिसी साजी करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो गरीबों से मुखातिब होते हैं, सॉरी अमीरों से मुखातिब नहीं होते, सिर्फ गरीबों से मुखातिब होते हैं। उनका वो जिनसे आवाम से जिससे लेकर आए ना वोट, वो उसकी फिक्र कर रहे होते हैं, अपने गरीब तबके की फिक्र कर रहे होते हैं। इसलिए आप बेफिक्र हैं। आपके यहाँ पे जो गरीब है ना, जो मॉरली गरीब है, आप उनकी फिक्र करें, बाकी छोड़ के सारी और सिंध पे फोकस करें जो 12 साल से बेड़ा गर्क किया हुआ है। ठीक है चलें। अच्छा अब जरा चलते हैं हम आपके अपने इत्तेहादियों की तरफ। आपके इत्तेहादी उस शाइये में नहीं आते जो वजीर आजम साहब ने रखा था। मामलात गड़बड़ चल रहे हैं कमल, और किस हद तक गड़बड़ चल रहे हैं? कैसे मैनेज करेगी गवर्नमेंट, कैसे इकट्ठा करेगी गवर्नमेंट? अख्तर मेंगल साहब चले गए, बड़ी कच्ची डोर है, इस डोर को कैसे थामे रखेंगे? आपने ठीक कहा, कच्ची डोर है, लेकिन खड़ा जिसके हाथ में है या जो आगे एक बंदा खड़ा हुआ है ना, वो है इमरान खान। और उन्होंने उस दिन बता दिया है कि मुझे अपनी सीटों की परवाह नहीं है। जहां तक आपने कहा कि जी ये आपके इत्तेहादियों का हमेशा से यही रवैया रहा है। इत्तेहादी डिफरेंट जमातों से आए हैं, उनके डिफरेंट नजरियात हैं, और हम सारे मिलके एक जगह जहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो हमारा कोई मर्जर नहीं हुआ हुआ। जाहिर है वो उनकी अपनी जमात है, उनके अपने इंटरेस्ट है, उनके अपने एजेंडास भी हैं, और हम उसका एहतराम करते हैं। इसलिए हमने इकट्ठे मिलके एक हुकूमत बनाई है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब पे अपना कॉन्फिडेंस दिया तो उन्होंने हुकूमत का हिस्सा बने। राइट। ये छोटी मोटी फ्रिक्शंस तो सगे बहन भाइयों में भी होती है, हमारी पार्टी के अंदर भी हो जाती है, तो बाहर वालों से हम क्यों गिला करें। इसी तरह चलाएंगे। 3 साल 2 महीने और है इंशाल्लाह ताला। जो हमारा मेन नजरिया हम उस पर स्टैंड करते हैं, हमारे इत्तेहादी हमें सपोर्ट करते हैं। छोटे मोटे उनके जो रिजर्वेशंस है, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने पर्सनल उसमें अपना इंटरेस्ट लिया है, वो उसके रिजर्वेशंस को एड्रेस भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी जायज उनकी तवक्कुआत है इस हुकूमत से, वो हम सारी पूरी करें। बाकी अल्लाह की मेहरबानी होगी। हम इत्तेहादियों का हमेशा से इसी किस्म का एटीट्यूड रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही हो माजी में या कोई और हुकूमतें रही हो। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो नजरिया है, जो आपका मेन फोकस है आवाम की खिदमत करना, उस पर हम ना कहीं डाइवर्ट करें या डाइग्रेस करें। बाकी ये प्लस माइनसेस होते रहेंगे, ये चलती रहेगी हुकूमत। इनके अरमान पूरे नहीं होंगे, ये मैं आपको पहला क्लियर बता दूं। जो ये टारगेट करते हैं ना सिर्फ इमरान खान को, इनका कोई अरमान पूरा होने वाला नहीं है। इनका अब बड़ा गर्क ही हो रहा है। ये इनसे क्या, अपनी जो पिछले बेंचेस पे जो चिड़िया का चंबा बैठा होता है ना, उसको चेक कर लें, क्योंकि वो अब किसी वक्त भी टेक ऑफ करने वाला है। राइट, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑल थ्री ऑफ यू। कमल बहुत शुक्रिया, आपने हमने ज्वाइन किया। रुमीना खुर्शीद आलम आपने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। सेनेटर आजिज धामरा हमारे साथ मौजूद थे, आपने भी हमें ज्वाइन किया। तीनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद एक दिल लर्जा देने वाली तस्वीर के हवाले से बात करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से, और पाकिस्तानी सियासी जोड़ तोड़ कोई नई बात नहीं है, चलती आई चलती रहेगी, लेकिन मामला किधर तक रोकेगा ये वक्त बताएगा। बट एक बात बहुत बड़ी है, और वो बात इतनी बड़ी है कि हम सबके जहनों पर इसका जो अक्स है वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और ये बात कौन सी है? एक तस्वीर वायरल हुई। उस तस्वीर में एक मासूम 3 साल का बच्चा अपने नाना के बेजान जिस्म पर बैठा है। उस बेजान जिस्म में को गोलियों से छलनी कर दिया गया भारतीय काबिज फौजों की तरफ से, या इंडियन ऑक्यूपाइंग फोर्स इतना शदीद तशद्दुद कर रही है कश्मीरियों पे कि गाड़ियों से निकाल कर मर्डर किया जा रहा है। और उसके बाद 3 साल के बच्चे को बिस्किट और चॉकलेट के बहाने बहलाने की कोशिश की जा रही है, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमने तो इस बच्चे को जो है वो बचाया है। वो बिस्किट और चॉकलेट देने वाली वीडियो जरा आप पहले सुने, फिर मैं असलियत आपके सामने रखती हूँ।
हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जा रहे हैं। तो आपने सुना एक 3 साल के बच्चे को जो बिलक रहा है, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने नाना को शहीद होते हुए देखा है इंडियन फोर्सेस की जानिब से। वो बच्चे को चॉकलेट देकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है और फिर साथ सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है, मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है कि देखिए हमने तो इस बच्चे को बचा लिया। लेकिन असलियत निकल ही आती है, सच उभर ही आता है। और वो सच उभर आया जब इस नन्ही सी मासूम सी जान ने सारा सच उगल दिया। वो भी सुनिए कि क्या कहा इस बच्चे ने। वो मार गया। हाँ? वो मार गया था। किसने मारा? इस मासूम बिलकते बच्चे की ज़बानी आपने जो बात सुनी, इससे बड़ा वाज़े हो जाता है कि इसके जहन में वो आवाज़ें, वो गोलियों की आवाज़ें छप चुकी हैं और कोई उसको निकाल नहीं सकता। और जब किसी बच्चे के सामने उसके नाना का कत्ल किया जाए और एक्सपेक्ट किया जाए कि वो आगे से मुज़ाहमत भी ना करे, तो ये कहाँ का इंसाफ है। इंडिया is committing grave human rights violation. A grandfather of a child was killed in front of him, a 3-year-old child. The trauma he's gone through will never be erased from his mind. But the world needs to wake up. दुनिया को उठना होगा इस तमाम मामले को, भारतीय जारहियत को रोकने के लिए। और अगर ना उठा गया तो नरेंद्र मोदी दुनिया में एक और अडोल्फ हिटलर के तौर पर सामने आएगा। इसी पॉइंट पे अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।